नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ऑफिसर सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे। चलो आज का अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेकंड चैप्टर है सिंचाई, उसके बारे में बात करेंगे। सिंचाई के चैप्टर में अपने पढ़ेंगे कि सिंचाई के उद्देश्य क्या है, कितनी मात्रा में सिंचाई करें और कब करें सिंचाई, और इसकी विधियां कौन कौन सी है, इस सब के बारे में अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट लेसन अपने पूरा कर चुके हैं, उसके अपने वीडियो अपलोड 5 पार्ट है उसके कर चुके हैं। आज का अपना सेकंड जो लेसन है सिंचाई इरिगेशन जिसको कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल क्वाइट से करते हैं। आज सबसे पहले देखो मोटिवेशनल, आज का मोटिवेशनल जो है वो है उठो जागो बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। यह स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो आपके पुरुष महान पुरुष स्वामी विवेकानंद के द्वारा कही गई बात है कि जब तक आदमी को नहीं रुकना चाहिए तब तक उसको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। अपने लक्ष्य के प्रति उसको क्या करना चाहिए, सजग रहना चाहिए और एक मजबूत हौसले के साथ उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप भी जो विद्यार्थी हैं अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें और लक्ष्य का एक अपने डिसाइड करें और उसी के अनुरूप उसके अनुसार चलें। तो आज के अपने इसी के साथ अपने उठो जागो और बढ़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। एक बात हमेशा जो शायर आता है उसको अपने एक जो मोटिवेशनल क्वाइट है उसको अपने जरूर कहते हैं कि बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम टूट टूट कूच करो। बाधाएं हैं कौरव दल सी, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। यह जो मुसीबत है, यह एक कोरोना जो काल का मुसीबत है, यह स्टूडेंट या फिर अपने कहें काफी समस्याग्रस्त है। इसीलिए सभी विद्यार्थी हैं इस समस्या पर क्या अर्जुन की तरह एक योद्धा बनकर इस पर वार करें और इस पर विजय प्राप्त करें। चलो मेरे बच्चों आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर सिंचाई इरिगेशन के बारे में। देखो सबसे पहले डिटेल से एक एक के वर्ड के बारे में, इसके एक एक चीज के बारे में जानेंगे। अपने ध्यान से मेरी बात को सुनते रहें। देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन, सिंचाई को। सबसे पहले देखो सिंचाई होती क्या है इसको अपने समझते हैं। यहां पर दो बातें लेता हूं मैं। एक बात में मैं लेता हूं सिंचाई यहां पर, और इसी के अपोजिट एक वर्ड आता है उसको कहते हैं अपने जल निकास, ड्रेनेज जिसको कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको ड्रेनेज, हिंदी में कहते हैं इसको जल निकास। सिंचाई क्या होती है, पौधों को, यहां इसकी परिभाषा देखो, पौधों को वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना, कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना, यह जो क्रिया कहलाती है, यह क्या कहलाती है, सिंचाई कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है मेरे बच्चे प्यारे बच्चों, सिंचाई कहलाती है। कि पौधों को वर्षा के अतिरिक्त जो रैन होती है, जो वर्षा होती है, उसके अतिरिक्त जो पौधों को चाहिए, जो जल चाहिए, वो कृत्रिम रूप से उपलब्ध करवाना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। पौधों की जल क्यों चाहिए, उसकी उपापचय क्रियाओं के लिए चाहिए, दैनिक क्रियाएं जो होती है उसको जो संपन्न करने के लिए उनको जल चाहिए। उद्देश्य भी पढ़ेंगे कि जल का उद्देश्य क्या है, हम सिंचाई क्यों करें पौधों के अंदर। यहां सवाल उठता है कि हम जो पौधे हैं उसको सिंचाई क्यों करें, जल क्यों दें, क्यों मात्रा में दें, या भूमि में सिंचाई करें तो क्यों करें। फिर अपने इसमें बात करेंगे, इसी पे एक टॉपिक जैसे बात करें इसमें अंदर सिंचाई का उद्देश्य क्या है, हम सिंचाई क्यों करें। फिर ये बात आती है कि सिंचाई कब करें। अब ये भी सवाल उठता है कि ये तो सही बात हो गई कि पौधों में सिंचाई करनी चाहिए, किसके लिए, उद्देश्य जान लेंगे उद्देश्य क्या होते हैं। ये भी समस्या खड़ी हो जाती है कि हम पौधों में सिंचाई करें तो करें कब, कब पौधे को पानी चाहिए। पौधा जो होता है बोल के तो बताता नहीं हाँ मेरे को पानी चाहिए, तो ठीक है ना, तो इसीलिए हम कब करें। फिर ये बात आती है कि कितनी मात्रा में करें, ये भी डिसाइड होता है कितनी मात्रा में करें। तो इन टॉपिकों के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे अपने। फिर लास्ट में बात अपने सिंचाई की विधियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी विधियों से अपने पौधों को जल दिया जा सकता है या खेत के अंदर पानी दिया जा सकता है, इसी में बात करें। तो सबसे पहले वापस में आता हूं सिंचाई की परिभाषा पर। पौधों को वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध करवाना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाती है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, इरिगेशन कहलाती है। अब इसका अपोजिट समझो, जल निकास क्या होता है। जल निकास देखो, खेत में से अतिरिक्त जल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, आपका ड्रेनेज जल निकास कहलाता है। सभी मेरे प्यारे बच्चे
जल निकास के बारे में डिटेल से पढ़ चुके होंगे 11th क्लास के अंदर। जल निकास क्या होता है, जल निकास क्यों आवश्यक होता है, क्यों हम जल निकास करते हैं, खेत में अतिरिक्त पानी भरा रहने से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, खेत के अंदर पौधों में क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है, इस सब के बारे में बात कर चुके हैं। तो यहाँ मैं इसकी ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, इसके लिए मैं सिंचाई का जस्ट अपोजिट है, इसीलिए मैं इसके बारे में यहाँ थोड़ा सी बात करने के लिए किया मैंने। तो सिंचाई पौधों में वर्षा के अतिरिक्त जल उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है, खेत में अतिरिक्त जल को बाहर निकालना ड्रेनेज या जल निकास कहते हैं। थोड़ी सी इसकी बात करें, जल निकास क्यों आवश्यक होता है, तो जल निकास से जो मृदा का वायु संचार प्रभावित हो जाता है, पौधे में वायु संचार जड़े की जो शोषण क्रियाएं हैं वो प्रभावित हो जाती है, पौधा मर जाता है, सूख जाता है, मृदाएं अम्लीय हो जाती है, दलदली हो जाती है, किसमें, अधिक पानी से। ठीक है, ये बात थी इसकी। तो सिंचाई की परिभाषा सभी ने नोट डाउन कर ली होगी। अब अपने बात करते हैं इसकी सिंचाई के उद्देश्य के बारे में। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, एकदम नोट डाउन करते रहो, आराम से समझते रहो। ठीक है, सिंचाई के उद्देश्य देखो इसके अंदर, उद्देश्य पर्पज क्या है सिंचाई करने के। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं पर्पज क्या होता है। तो मेरे बच्चे, सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि सिंचाई करते हैं तो पौधों में क्या होती है, वानस्पतिक वृद्धि होती है। क्या होती है, वानस्पतिक वृद्धि। पहला पर्पज अपना कौन सा है सिंचाई करने का, पौधों में वानस्पतिक वृद्धि अधिक होती है या वृद्धि बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूं, लाइन को पूरी को समझना। पौधों में वानस्पतिक वृद्धि के लिए क्या करते हैं, अपने सिंचाई करते हैं, क्योंकि पौधों में बढ़वार होती है। दूसरी बात समझते हैं अपने इसके अंदर, सिंचाई से क्या होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है। किससे होती है, उत्पादन में वृद्धि। अगर अपने सिंचाई सही समय पर अगर सिंचाई करते हैं फसल के अंदर, तो उसका उत्पादन जो प्रोडक्शन होता है, उपज होती है, उसमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अगर समय पर सिंचाई नहीं की जाए तो उसमें क्या होती है, उपज में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ये आप सभी बच्चे, प्यारे बच्चे जानते हो, सभी किसान खेती से फील्ड से हैं। तो ठीक है बच्चे, उत्पादन में वृद्धि होती है। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं अपने, परिपक्वता में सहायक। सिंचाई क्या होती है, परिपक्वता में भी सहायक होती है। जो बीज होता है, जैसे गेहूं का बीज मान लो, अगर उसमें सिंचाई सही टाइम पर करते हैं तो उसमें परिपक्वता पूर्ण रूप से होती है। इसी के लिए नेक्स्ट अपने बात करते हैं कृषि क्रियाओं को सरल बनाने के लिए। कृषि क्रियाओं को सरल बनाने के लिए भी अपने क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं खेत के अंदर। आपने देखा होगा कि खेत में पहले पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, उसमें सिंचाई करके फिर उसकी जुताई करते हैं, उससे कृषि क्रियाएं क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। यही एक पर्पज होता है किसका, अपने खेत में सिंचाई करने का। नेक्स्ट करते हैं अपने पौधों का तापमान नियंत्रण के लिए। किसके लिए, पौधों में तापमान नियंत्रण के लिए भी क्या करते हैं, अपने सिंचाई करते हैं। पौधों में अगर सिंचाई करते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, तापमान नियंत्रण हो जाता है। देखो कैसे, जैसे अपने पौधों के अंदर पानी देंगे तो पौधे क्या करेंगे, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके द्वारा क्या करते हैं, अपने बाहर क्या निकालते हैं, पानी निकालते हैं, पानी छोड़ते हैं, जल क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। जैसे जल वाष्प बनकर उड़ेगा तो पौधों में किसकी कमी होगी, कि ये पौधा जब जल जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो किसकी कमी दर्शाएगा, ये पानी की कमी को दर्शाएगा। सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर। तो सिंचाई की जैसी आवश्यकता पड़े, जैसे सिंचाई करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, आराम से हो जाता है, मतलब इसका तापमान क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। तो ये इसके उद्देश्य थे। सिंचाई का उद्देश्य वांशिक वृद्धि के लिए, उत्पादन वृद्धि के लिए, परिपक्वता में सहायक, कृषि क्रियाओं को सरल बनाने के लिए, तापमान में नियंत्रण, पौधों के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी क्या होता है, सिंचाई क्या होती है, सहायक होती है। ये बातें अपने इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये इसके उद्देश्य होते हैं। एक दो और भी होते हैं क्या इसके उद्देश्य, उत्पादन में वृद्धि, वांशिक वृद्धि, हाँ ये इसके एक दो रह गए तो आप देख लेना नोट्स के अंदर। ठीक है, तो ये थे उसके उद्देश्य पर्पस। उद्देश्य के बाद बजा अपने बात जानते हैं। अब बात आती है इसकी मैन कि सिंचाई कब करें, ये बात आती है। अपने कैसे, अपने को कैसे पता चलेगा कि हम पौधों में सिंचाई कब करें। तो देखो इसके अंदर हेडिंग डालता हूं, आपकी हेडिंग है सिंचाई कब करें, सिंचाई कब करें, ये बात आती है। देखो सिंचाई का अपने एक जनरली तरीका जो आता है वो अपने देखते हैं कि पौधों का सुबह शाम अपने को देखकर, पौधे को अपने को देखकर अपने अंदाजा लगा सकते हैं इसमें सिंचाई की आवश्यकता है। जैसे पौधे थोड़े से मुरझाए हुए होते हैं, अपने कह देते हैं खेत में पौधे को पानी की आवश्यकता है, इसमें पानी देते हैं अपने। ये जनरली तरीका है। अपने जो किसान सबसे ज्यादा जो तरीका अपनाता है वो यही तरीके अपनाते हैं कि पौधों की बाह्य आकृति को देखकर क्या करते हैं, अपने उसकी पता लगा लेते हैं कि इसके अंदर सिंचाई की आवश्यकता है। तो यही बात आती है। देखो इसके अंदर नंबर 1 लिखता हूं मैं,
पौधों की बाह्य आकृति देखकर, तरीके लिख देते हैं सभी। इसका 1 नंबर आएगा पत्तियों का तापमान मापकर। पत्तियों में जल की मात्रा मापकर, या जल विभव कह सकते हैं, पत्तियों में जल विभव की मात्रा मापकर। C नंबर इसका जो मेथड आएगा यही है, दो ही इसमें है। पौधों की तो आकृति, बाह्य आकृति, पौधों के तापमान, पौधों में जल की मात्रा मापकर। इसका नंबर 2 जो आएगा क्रांतिक अवस्था। पौधों की जो क्रांतिक अवस्था होती है, कुछ क्रांतिक अवस्थाएं होती है, उस पर सिंचाई करना आवश्यक होती है। नंबर 3 आएगा मृदा नमी। कौन सा आएगा? मृदा नमी। अब देखो पौधों की बाह्य आकृति, पौधों की जो बाह्य आकृति होती है, सुबह शाम खेत का निरीक्षण करके अपने सिंचाई का अंदाजा लगा देते हैं कि पौधों के अंदर किसकी आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। यह अपने इसके अंदर ज्ञात कर लेते हैं किसकी, पौधों की बाह्य आकृति को देखकर। तो इसके अंदर जनरली अपने बात लिख सकते हैं कि सुबह शाम खेत का निरीक्षण करके या पौधों का निरीक्षण करके हम सिंचाई का निर्धारण करते हैं पौधों की बाह्य आकृति को देखकर। ठीक है। पौधों में पत्तियों का तापमान मापकर, पौधों की पत्तियों का तापमान मापकर भी क्या करते हैं, अपने सिंचाई की आवश्यकता का पता लगाया जा सकता है। पौधों की जब क्या होता है कि जो पत्तियां होती है, जैसे ये पत्तियां होती है, पत्तियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा जिसको अपने क्या कहते हैं, पर्णरंध्र कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पर्णरंध्र, स्टोमेटा जो कहते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन में क्या भी होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे पौधे के अंदर जल की क्या होगी, कमी हो जाती है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, आंशिक रूप, आंशिक मतलब थोड़े क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो कि पत्तियों के अंदर जो पर्णरंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जैसी जल की कमी होती है पौधों के अंदर, जो पर्णरंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। आंशिक रूप से बंद हो जाते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से थोड़े क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जिसके कारण पौधों की जो पत्तियां होती है या पौधे का जो तापमान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तापमान बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ जाता है तब हमने अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि पौधे के अंदर किसकी आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। एक बार फिर बात को ध्यान से सुनो कि जैसे जल की कमी हो जाती है, सिंचाई की या ऐसे कहें सिंचाई की आवश्यकता होती है पौधे को, तो पौधे के जो पर्णरंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वो थोड़े क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। आंशिक रूप से बंद होते हैं, पूर्ण रूप से बंद नहीं होते हैं। तो पूर्ण रूप से बंद नहीं, आंशिक रूप से जब बंद होते हैं तो पौधे का टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है, वो बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम सिंचाई करते हैं, सिंचाई करते हैं, पर्णरंध्र पूर्ण रूप से खुल जाते हैं और पौधे का तापमान नियंत्रित हो जाता है। अपने इसलिए जब पौधे का तापमान बढ़ा होता है, तापमान सामान्य से अधिक होता है, तब अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि पौधे के अंदर किसकी आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। अब इसका जो तापमान होता है वो मापा किससे जाता है, कौन सा मीटर काम में लेते हैं, तो इंफ्रारेड मीटर काम में लेते हैं। यहां लिख देता हूं, इंफ्रारेड मीटर काम में लेते हैं। तो पौधों की पत्तियों का तापमान ज्ञात करने के लिए कौन सा मीटर काम में लिया जाता है, इंफ्रारेड मीटर काम में लिया जाता है। कौन सा मीटर? इंफ्रारेड मीटर काम में लिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना कि पौधों की पत्तियों का तापमान ज्ञात करने के लिए कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड मीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन से मीटर का? इंफ्रारेड मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक बात कुछ समझ में आई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पौधों की पत्तियों की जल की मात्रा मापकर और बाह्य आकृति को देखकर भी अपने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब आते हैं पत्तियों में जल की मात्रा को मापकर। पत्तियों के अंदर जो जल की मात्रा होती है उसको मापकर या जल विभव को मापकर भी ज्ञात किया जा सकता है। जब पत्तियों के अंदर जल की मात्रा सामान्य से कम हो जाती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं किसकी आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये बात होगी यहां तक। अब आती है क्रांतिक अवस्था की बात। क्रांतिक अवस्था एक स्पेशल टॉपिक है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। देखो इसके अंदर बात करते हैं क्रांतिक अवस्था। नंबर 2 आती है कौन सी, क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था को कहते हैं क्रिटिकल स्टेज। क्या कहते हैं? क्रिटिकल स्टेज।
मतलब पौधों के अंदर कुछ ऐसी अवस्थाएं पाई जाती है जिसमें सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। फिर मेरी बात को ध्यान से सुनो कि पौधों के अंदर कुछ ऐसी अवस्थाएं आती है, ऐसी स्टेज आती है जिसके अंदर सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। अगर उस समय सिंचाई नहीं की जाए तो उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उस अवस्था को उस क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। फिर बात को एक बार फिर दोबारा से ध्यान से सुनो मेरी बात को कि पौधे के अंदर कुछ ऐसी अवस्थाएं होती है कि उसके अंदर सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वो आवश्यक होता है। अगर उस समय सिंचाई नहीं की जाए तो उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। उस अवस्था को क्रांतिक अवस्था कहते हैं, मतलब क्रिटिकल स्टेज है। वो कौन सी है, क्रिटिकल स्टेज है। ऐसी अवस्थाएं आती है। कौन कौन सी क्रिटिकल अवस्थाएं आती है, कुछ फसलों की जानने की कोशिश करते हैं उदाहरण के रूप में। परिभाषाएं मैंने दे दी, कुछ उदाहरण के रूप में अपने जानने की बात करते हैं। सबसे पहले देखो इसके अंदर, सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी गन्ना की। गन्ना की जो क्रांतिक अवस्था होती है वो कौन सी होती है, सॉरी एक मिनट, सबसे आसान टॉपिक से बात करते हैं। सबसे पहली क्रांतिक अवस्था जो गेहूं की आती है, एक आती है CRI स्टेज। कौन सी, CRI स्टेज। बुआई के कितने दिन बाद, 21 दिन बाद होती है। ये कितने दिन बाद होती है, 21 दिन बाद गेहूं में क्रांतिक अवस्था होती है। क्रिटिकल स्टेज CRI का पूरा नाम है क्राउन रूट इनिशिएशन। क्या होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन इसका होता है। हिंदी में कहते हैं शीर्ष जड़ें जमने पर या निकलने पर। जो शीर्ष जड़ें होती है वो इस तरह से, जो पौधा होता है इसकी इस तरह से जो ऊपर जो जड़ें निकलती है उसको शीर्ष जड़ें कहते हैं। वो जो जम जाती है उस टाइम में सिंचाई गेहूं के अंदर बहुत आवश्यक होती है। वो कितने दिन बाद में, बुआई के 21 दिन बाद में। यह अगर सिंचाई नहीं की जाए तो गेहूं के उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। तो गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन सी हो गई, CRI अवस्था या CRI स्टेज। कितने दिन बाद में होती है, ये बुआई के 21 दिन बाद में होती है। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरी देखते हैं अपने सरसों के अंदर, सरसों पे पुष्प बनते समय व दाना बनते समय। जब सरसों के अंदर पुष्प बनते हैं या पुष्प आने से पूर्व कह सकते हैं, यहां आसान भाषा में लिख दें, पुष्प आने से पहले और दाना बनते समय अगर सरसों में सिंचाई नहीं की जाए तो भारी उत्पादन में गिरावट आ जाए। दोनों अवस्थाएं कौन सी, इसकी क्रांतिक अवस्था है। कौन सी है, क्रांतिक अवस्था। एक क्रांतिक अवस्था मूंगफली में, ग्राउंडनट में आती है, जिसको अपने एरिकिस हाइपोजिया कहते हैं। मूंगफली का बोटनी का नाम हेरिकिस हाइपोजिया, ब्रेसिका जूनसिया भी कहते हैं। टिट्रिकम एस्टिवम होता है गेहूं का। ठीक है। मूंगफली जो होती है, मूंगफली के अंदर जो क्रांतिक अवस्था होती है वो होती है सुइयां बनते समय। सुइयां को इंग्लिश में कहते हैं पैगिंग बनते समय। किस समय, पैगिंग बनते समय। जैसे आपने देखा होगा ये एक मूंगफली होती है, इस तरह से मूंगफली होती है, इसके यहाँ एक सुई सी होती है, इस तरह से लगी होती है, एक धागा सा। आपने मूंगफली, कच्ची मूंगफली देखी होगी, तो ये सुइयां होती है। ये इसको क्या कहते हैं, सुइयां। इंग्लिश में कहते हैं इसको पैगिंग। और इसका जो मादा भाग होता है उसको पैग कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा भाग। पैग, पैग वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, ठीक है ना। इसके मादा भाग को क्या कहते हैं, पैग कहते हैं। और इसको पूरी ये आने के जो ये पैग जो बनते हैं, मादा भाग होता है। सभी मेरे बच्चे जानते हो कि जो फल लगता है वो कौन से भाग पे लगता है, मादा भाग पे लगता है। जनरली बात है, भी नर भाग पे तो फल लगता ही नहीं है। जो पौधे का जो पुष्पन होता है वो मादा पुष्प जो होता है उसी पे फूल फल बनता है, या फल बनता है, या बीज बनता है। तो ये जो सुई होती है, ये जो सुई होती है ये मादा भाग होता है। सबसे पहले ये बात जान लेना, मादा भाग होता है। और मादा भाग को क्या कहा जाता है, पैग कहा जाता है। और पैग बनने की क्रिया पैगिंग कहलाती है। आई बात समझे, दोबारा सुन लो, नहीं आई तो कोई बात नहीं। आपने मूंगफली देखी होगी, इस तरह से जो मूंगफली आती है, खाई भी होगी, कच्ची मूंगफली देखी होगी या पक्की भी देखी हो, तो कई बार इसमें ऐसे ये आता है, सुई से आती है, ऐसे धागे से आते हैं, सुई सी, जिसमें मूंगफली लगी होती है पौधों की जड़ों से। इस तरह से मूंगफली के पौधों की जड़ों से लगी होती है। नीचे लगती है ना मूंगफली, ऊपर जड़ लगती है, नीचे लगती है, ठीक है। तो ये जो सुई होती है ये मादा भाग होता है। ये इस तरह की जो ये सुई सी होती है, इस तरह की जो होती है ये मादा भाग होता है। इसको पैग कहते हैं। क्या कहते हैं, पैग। ठीक है, आई बात समझे, पैग। पैग जो होता है ये मादा भाग होता है, और ये पैग बनने की क्रिया पैगिंग कहलाती है। ठीक है, यही होता है इसके अंदर पहिया। मूंगफली में सुइयां बनते समय, पैगिंग बनते समय सिंचाई करना क्या होता है, आवश्यक होता है। ये इसकी क्रांतिक अवस्था है मूंगफली।
आई बात समझ में? गन्ना फॉर्मेटिव अवस्था, कौन सी अवस्था? फॉर्मेटिव अवस्था, क्रांतिक अवस्था होती है किसकी? गन्ना की। किसकी? गन्ना की। ठीक है, आप क्या समझे? ये चार ही उदाहरण मैं यहाँ पे दूंगा, बाकी आप उसके अंदर समझाने के लिए मैंने चार उदाहरण दिए, बाकी आप नोट्स के अंदर देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, ये थे इसके क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में बात की अपने। ठीक, अब बात करते हैं अपने आगे के टॉपिक में। जो नंबर तीसरा जो था इसका, सिंचाई कब करें? मृदा में नमी की मात्रा को देखकर। मृदा में नमी की मात्रा, जैसे अपने खेत होता है, खेत का निरीक्षण करते हैं, उसमें नमी की मात्रा ज्यादा कम देखकर अपने क्या करते हैं? सिंचाई करते हैं। ये जनरली तरीका भी अपनाया जाता है खेत किसान के द्वारा। ठीक है, ये हो गया सिंचाई कब करें। अब बात आती है सिंचाई कितनी करें, ये मात्रा बात। अब टॉपिक बात आता है सिंचाई कितनी करें या कितनी मात्रा में करें, एक ही बात आ जाती है। ठीक है ना, ये कितनी करें या कितनी मात्रा में। देखो इसमें टॉपिक अपने पढ़े कि अगर मैं इसको जनरली बात करूं, सिंचाई पहली बात क्यों करें, कब करें, कितनी करें और कैसे करें, है ना बात। ये बात है इसके अंदर, इस टॉपिक में ये सवाल है। पहली बात आ गई, या एक और बात यहां लिखूं, सिंचाई क्या है, सिंचाई क्यों करें, सिंचाई कब करें, सिंचाई कितनी करें और सिंचाई कैसे करें। ये सवाल है इस सिंचाई चैप्टर के अंदर है। क्या है सिंचाई, क्या है इसकी परिभाषा, ये अपने पढ़ चुके हैं। सिंचाई क्यों करें, इसके उद्देश्य अपने पढ़ चुके हैं। सिंचाई कब करें, सिंचाई कितनी मात्रा में करें, ये पढ़ चुके हैं। सिंचाई कितनी करें, इस टॉपिक के बारे में अब हमें बात करें। सिंचाई कैसे करें, विधियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसकी सिंचाई कैसे करें, मतलब हम कैसे करें, कौन सा मेथड अपनाएं उसके अंदर, कैसे करें, ये इसका अपने बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये था इसका, इस टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर यही बातें अपने को जाननी है इसके अंदर। दूसरे चैप्टर सिंचाई चैप्टर में सिंचाई कितनी करें। अब जो सिंचाई की मात्रा सवाल उठता है कि हम जो पौधा है उसमें सिंचाई कितनी मात्रा में करें, हम कितनी मात्रा में सिंचाई करें। ये तो पता लगा लिया हमने सिंचाई कब करें, हम ये अपने को पता लगा लिया, पौधों की बाह्य आकृति, जल की मात्रा, तापमान मापकर, क्रांतिक अवस्था को देखकर, अपने मृदा में नमी को देखकर भी कर सकते हैं। अब क्या है, सिंचाई कितनी करें या कितनी मात्रा में करें, एक ही बात है। तो इसकी जो पौधों की जो सिंचाई की मात्रा है वो किस पर आधारित होती है, जलमांग पर आधारित होती है। किस पर होती है, जलमांग पर आधारित होती है कि हम कितनी सिंचाई करें। वाटर रिक्वायरमेंट जिसको कहा जाता है उस पर निर्भर करती है सिंचाई कितनी करें। ये कैसे करते हैं, जलमांग। और जलमांग जो होती है पौधों की जाति पर आधारित होती है। किस पर, पौधों की जाति पर। जाति का मतलब क्या होता है कि पौधों की, जैसे गेहूं है, गेहूं की जलमांग अलग होती है, धान की अलग होती है, अपने बात करें गन्ना की अलग होती है, या अपने एक और बात करें किसी की मूंगफली की बात करें तो इसकी भी क्या होती है, अलग होती है, या अपने बात करें कपास की, इसकी जलमांग अधिक है। जिसकी जलमांग जितनी ज्यादा होगी उसको उतनी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में। तो जलमांग के आधार पर हम क्या करते हैं, सिंचाई का निर्धारण करते हैं कि कितनी मात्रा में इसका सिंचाई की जाए। आई बात समझ में। फिर दोबारा रिपीट बात करते हैं, इसी बात को दोबारा दोहराते हैं कि सिंचाई कितनी करें, यह मात्रा जलमांग, पौधों की जलमांग पर आधारित होती है। और पौधों की जो जलमांग, वाटर रिक्वायरमेंट होती है, वो पौधों की स्पीसीज, जाति पर आधारित होती है। अलग अलग जाति पर अलग अलग क्या होता है, आपकी सिंचाई की जलमांग होती है, उसी जलमांग पर क्या करते हैं, सिंचाई करनी चाहिए। आई बात समझ में। ठीक है, अब देखो इसमें जलमांग तो बात हो गई, क्या होता है इसकी बात आ गई। कुछ उदाहरण के रूप में कुछ फसलों की जलमांग जानने की कोशिश करते हैं। देखो इसके अंदर एक नंबर लिख रहा हूं यहां मैं, जिसकी सबसे ज्यादा जलमांग होती है गन्ना की। किसकी, गन्ना की। 1500 से 25 mm, ये याद रखना जरूरी है। ये बहुत बार क्वेश्चन सीधा भी पूछ जाता है बोर्ड के अंदर, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। गन्ना की जलमांग 1500 से 25। उसके बाद में आती है किसकी, आपकी धान। धान कौन सा, चावल, राइस जिसको कहते हैं, इसकी होती है 900 से 1500 mm। अगर एक्यूरेट पूछा जाए, हमारे को तो पूरी पूरी बताओ भाई तुम कितनी चाहिए, तो इसकी 1200 होती है। ठीक है, कई बार ये सवाल भी खड़ा हो जाता है, कई बार ये इसमें कंफ्यूज रहता है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, किताबों में कई बार किताबों में अलग अलग भी मिलती है। ठीक है, इसलिए मैं इसकी एक्यूरेट बताता हूँ, क्योंकि कुछ
जो आते हैं टीचर्स भी होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं, वो धान की ज्यादा बताते हैं और गन्ने की कम बताते हैं। ऐसा नहीं होता, गन्ने की सबसे ज्यादा या ऐसे कहें सर्वाधिक, फसलों में सर्वाधिक जो जल मांग होती है वो गन्ना की होती है। कितनी होती है? 1500 से 2500। दूसरा नंबर किसका आ गया? गन्ना का आ गया 900 से, धान का आ गया 900 से 1500 और तीसरा जो नंबर आता है वो आता है आपका कपास, कॉटन। कॉटन का, कॉटन की जो जल मांग होती है वो होती है 900 से 1300 कितनी होती है? मिलीमीटर, 900 से 1300 नंबर 4 अगर बात करें अपने इसके अंदर मूंगफली की, तो इसकी होती है आपकी 600 से 700 जो पांचवी अगर बात करें गेहूं, गेहूं की होती है 500 से 600 बाकी है, बाकी आप उसमें देख लेना। सबसे कम अगर बात करें, मैं एक उदाहरण और देता हूं, सबसे कम अगर बात करें तो 250 किसकी होती है? बाजरा की, जो सबसे कम है, जो सबसे कम है। ठीक है, ये जल मांग है। गन्ना की 900 से 1500 धान 900 से 1500 2500 गन्ना। सुगर कैन जिसको कहते हैं अपने, सुगर कैन या सक्केरम ऑफिसिनेरम, इसका बोटनिकल नेम होता है। धान जो आता है ओराइजा एस्टाइवा, इसका 900 से 1500 कपास गोसिपियम स्पीसीज, स्पीसीज इसलिए इसके आगे लगता है क्योंकि अमेरिकन कपास, देसी कपास अलग अलग नाम होते हैं इसके, इसलिए गोसिपियम स्पीसीज के 900 से 1300। मूंगफली एरिकिस हाइपोजिया, इसकी 600 से 700। और गेहूं जो आता है इसकी 500 से 600 होती है। टिट्रिकम एस्टिवम, बाजरा आता है पेनिसेटम अमेरिकन, इसकी 250 सबसे कम होती है। ठीक है, यह बात आ गई। एक चीज और ध्यान रखना, ये तो में है, अगर इसको पूछ ले किसमें? सेंटीमीटर में पूछ ले, तो इसकी हो जाएगी 150 से 250 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया? 10 बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है। कितना? 1 सेंटीमीटर। सीधी सी अगर सीधा सा मेथड बताऊं तो में दी हुई है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 10 से भाग दे देना, क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछ लिया था एनएससी के अंदर, यह क्वेश्चन आया था, गेहूं का पूछा, उसको सेंटीमीटर में पूछ लिया था। ऑप्शन 50 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया ना? 10 से भाग करेंगे, 0 0 कट जाएगी, 50 सेंटीमीटर आ गया। तो ये था इसका सिंचाई की मात्रा के बारे में, कितनी मात्रा में करें। अब एक चीज नोट लगा के बिल्कुल लेना, यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई किसमें, किसकी आवश्यकता होती है? गन्ने की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रति किलो उत्पादन में यहाँ एक कंफ्यूज आता है कि सर धान की होती है ज्यादा। प्रति किलो उत्पादन में सबसे ज्यादा जो जल की आवश्यकता होती है वो धान को होती है। कितना? 5000 लीटर पानी चाहिए 1 किलो धान उत्पादन करने के लिए। 1 किलो चावल उत्पादन करने के लिए कितना पानी चाहिए? 5000 लीटर चाहिए। जबकि सामान्य जो फसलें होती है उनको 600 से 700 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? सामान्य जो फसलें होती है 1 किलो, जैसे 1 किलो गेहूं उत्पादन करना है या 1 किलो चावल, सॉरी गेहूं करना है, सरसों करनी है, या दाल में कोई भी करनी है, सोयाबीन, उड़द, चावल जो भी है, चावल नाम बार बार चावल नाम आ रहा है, चावल का 5000 लीटर चाहिए। चावल को छोड़कर जो भी फसलें हैं उसको 1 किलो उत्पादन करने के लिए, 1 किलो गेहूं उत्पादन किया तो 600 700 लीटर, लेकिन 1 किलो चावल उत्पादन के लिए तो 5000 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, ये हो गई इसकी बातें, सिंचाई कितनी मात्रा में करें, ये सब डिटेल से बात अपने कर चुके हैं। अब बात आती है सिंचाई कैसे करें, मतलब सिंचाई की विधियों के बारे में। किसके बारे में? सिंचाई की विधियों के बारे में। सिंचाई की विधियां, इंग्लिश में बात करें तो मेथड्स बात करें, मेथड्स जो होता है इसके बारे में बात करते हैं। सिंचाई की जनरली बात करें तो इसकी 4 विधियां होती है। ए नंबर अगर बात करें इसकी पृष्ठ विधि, या इसको कहते हैं सतही विधि कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं सरफेस मेथड। ठीक है, बी नंबर आती है अधोपृष्ठीय, या इसको कहते हैं असतही विधि, इंग्लिश में कहते हैं सब सरफेस मेथड। तीसरी आती है बूंद बूंद सिंचाई विधि, जिसको कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। ये सभी जानते हैं ना, ड्रिप काफी इसके नाम है, उसके बारे में बात करेंगे अपने। इसका किसने किया, इसको किसने, कहां से विकसित है, ये कहां से है। तीसरी आती है फव्वारा विधि, फव्वारा,
स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड, ये 4 मेथड है इसके सिंचाई के। कितने हैं? 4 मेथड है। पृष्ठीय विधि, अधोपृष्ठीय विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, फुहारा विधि। इस पृष्ठीय विधि की 4 या 5 विधियां और भी पढ़ेंगे। थाला विधि कौन सी है, रिंग विधि कौन सी है, आपकी क्या नाम है, चेक बेसिन मेथड कौन सा है, जल प्लावन विधि कौन सी है, इस सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गई विधियों के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो बताना रह गए बीच में, वो मैं बता देता हूँ। इसके बारे में अपने कल बात करेंगे। आज के लिए अपने ये इसके थोड़े से मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, मोस्ट पॉइंट है, उसके थोड़ी सी बारे में बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई से संबंधित है वो, इसलिए थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करें तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है? नहरों से की जाती है। भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है। यही बात अगर राजस्थान में कहें, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? कुओं व नलकूपों द्वारा। किसके द्वारा? कुओं नलकूपों द्वारा, वेल एंड ट्यूबवेल द्वारा। इसके द्वारा वेल एंड ट्यूबवेल द्वारा। भारत में सर्वाधिक सिंचाई कैनाल द्वारा, नहरों द्वारा। ठीक है, अब बात करें भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहां होती है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से राज्य में होती है? तो तय से तालाब, और तय से कौन सा हो गया? तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु। अगर इसी की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा? तालाबों द्वारा। तो आपका वही भीलवाड़ा। कौन सा? भीलवाड़ा। अन्नू मिल गया भीलवाड़ा, वही भीलवाड़ा। ठीक है ना, उसी भीलवाड़ा के अंदर होती है। ठीक है, तो ये थे इसके मोस्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा याद रखना, सिंचाई से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको बात की। जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बाकी थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा, राजस्थान में कुओं में नलकूपों, वेल एंड ट्यूबवेल। कुओं को क्या कहते हैं? वेल। इसको क्या कहते हैं? ट्यूबवेल। इसको इंग्लिश में कनाल्स कहते हैं। भारत में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई तमिलनाडु, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, कल सिंचाई की विधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। सिंचाई के कौन कौन से मेथड है, जिसमें अपने कौन कौन सी विधि द्वारा सिंचाई कर सकते हैं, इसके बारे में ज्ञात करेंगे। मेथड के बारे में जानेंगे, कहां से विकसित है, कैसा है, कैसे पानी देते हैं, सब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी मेरे प्यारे बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता की सेवा करिए। ठीक है।